आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी के साथ बोलती है और जनता के ही मुद्दे को हम उठाते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वक्फ कानून को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की तस्वीरें सामने आना रुक नहीं रही है। हिंसा शुरू हुई, लगा था शायद छुटपुट घटनाएं होंगी, लेकिन हालात ये हो गए कि कई लोगों की जान चली गई, लोगों के घर जला दिए गए, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हालात ये पैदा हो गए हैं, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताए। सवाल ये कि आखिर जिम्मेदार कौन, क्योंकि बीजेपी तो राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार पर, और ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। तो सवाल ये कि क्या दोनों ही पार्टियों द्वारा सियासत की जा रही है, और इस सियासत में अगर कोई जल रहा है तो वो है आवाम, जनता और मासूम लोग। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ को लेकर विरोध बंगाल में हिंसा में बदल गया। बेकाबू भीड़ ने लोगों के घर जला दिए। हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद देश भर से सवाल उठ रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। बीजेपी राज्य सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत बता रही है, तो ममता बनर्जी भी बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। वे हिंसा को प्रायोजित बता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर मुर्शिदाबाद का असली गुनहगार कौन है? क्या वाकई तुष्टीकरण के लिए राज्य सरकार ने उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की, और क्या हिंसा पर दोनों तरफ से सिर्फ सियासत हो रही है? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ महेश वर्मा मौजूद रहेंगे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, विजय कौशिक जी मौजूद रहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शबनम खान जी मौजूद रहेंगी, नितिशा मल्होत्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, निपुण जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, रफी अता साहब मौजूद रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, नवीन दुबे जी मौजूद रहेंगे, और प्रमोद कुमार जो कि एडवोकेट हैं वो भी इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। साथ ही साथ देश की जनता मौजूद रहेगी। सभी खास मेहमानों और देश की जनता का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं शुरुआत करने जा रही हूं शबनम खान के साथ। शबनम जी, पश्चिम बंगाल की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। हमें ऐसा लगा था कि वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात तो बद से बदतर तस्वीर में बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हुई, हिंसा कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी हिंसा जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर जला दिए गए, हिंदू लोग पलायन को मजबूर हैं, और राज्य सरकार क्या ममता बनर्जी तक कुछ करने को राजी नहीं। ममता बनर्जी का हमेशा ये पैटर्न रहा है शाजिया जी, कि जब भी इस तरीके के दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ही उन्हें आयोजित करती है इस तरीके के दंगों को। ये आप पुराना जितना भी उठाएंगे इतिहास ममता बनर्जी का, आप देखेंगे कि वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं, टीएमसी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारीगण। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि उनके पास तो पुलिस है ना। आपको याद है कि अगर एक बार सीबीआई पहुंच गई थी तो वो खुद कमिश्नर के आगे आकर खड़ी हो गई थी। तो क्या उनकी पुलिस इतनी कमजोर है जो वो सारी जांच नहीं कर सकती है, पता नहीं लगा सकती है? इसका मतलब उनका पूरा ढांचा चरमराया हुआ है, और वो कानून व्यवस्था ना करके वो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मुसलमानों को कुछ मत कहो, मुसलमान चाहे किसी की हत्या कर दें, बलात्कार कर ले, चाहे उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पूरा देश, पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल बर्बाद कर दे, लेकिन मुसलमानों को कुछ मत कहो। उनकी सत्ता चलती है सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से। तो हिंदुओं की तरफ तो ना, मुसलमानों को कौन कुछ कह रहा है? नहीं, मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कह रहा। मुसलमान दंगा फसाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है दंगा फसाद, आप बताइए। फिर मुसलमान बुरा मान जाते हैं कि सीधे हमारा नाम ले दिया। अरे भाई, जो आप करेंगे वही तो कहा जाएगा ना। अगर मुसलमान दंगाई हैं तो दंगाई को दंगाई नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मुझे बताइए। ठीक है, रफी अता साहब प्लीज आगे आ जाइए। लौटूंगी मैं शबनम जी आपके पास। रफी अता साहब,
क्या वाकई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों द्वारा दंगे फैलाए जा रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है और इसी कारण परेशान होकर के हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? देखिए गलत बात है, शबनम जो कह रही है बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो देखिए, अभी सुनिए, अभी आपकी बात सुनिए सबने, आपकी बात शबनम, आपकी बात आराम से सुनिए सबने। देखिए कानून व्यवस्था का मामला जहां तक है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे ना तो ममता बनर्जी भाग सकती है। ममता बनर्जी संभाल भी तो नहीं रही है सिचुएशन। देखिए माहौल इतना खराब, टेंस इतना कर दिया गया है। सरकार जो केंद्र में बैठी है इनको पता है अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालते हैं तो वहाँ कांटा तो जाएगा ना। हम किसी हिंसा का मधुमक्खी का छत्ता, हम किसी मधुमक्खी का छत्ता आप किसे कह रहे हैं? मुझे बताइए ना, मधुमक्खी का छत्ता आप किसे कह रहे हैं? जो मुद्दा होता है मुसलमानों के संबंध में, भाई मुसलमानों के संबंध में ये मुद्दा लेते हैं, इससे मुसलमानों की टूटी टाइट आप मुसलमानों को मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं? आप किसी भी तरीके के मामले में घुसोगे ना, जबरदस्ती जा रहे हो ना। मुसलमानों को ही आप मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं? मुसलमानों को मधुमक्खी का छत्ता नहीं कह रहे, हम तो उस मुद्दों को जो सरकार को ये कह रही है, सरकार ही ऐसे मुद्दे फैला रही है जिससे ये टेंस पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में, जैसे टेंशन पैदा हो रही है। तनाव तो केंद्र सरकार दे रही है ना सबको। अब रफी साहब मेरा सवाल सुनिएगा, एक सेकंड बस शबनम जी, बस एक सेकंड। अगर वक्फ बोर्ड से कोई नाराजगी भी है, सरकार से लड़ना भी है, तो हत्याएं करनी शुरू कर दोगे? किसने कहा? शुरू कर दोगे? किसने कहा मारना शुरू कर? किसने कहा? हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। लोगों की जाने गई है ना? हाँ बिल्कुल गई है, जाने संभल में भी तो गई थी ना, चार लोग संभल में भी तो मारे गए थे ना, वो भी तो मुसलमान मारे गए थे ना। ठीक है रफी साहब, मेरे इस सवाल का जवाब, रफी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मधुमक्खी का छत्ता यानी मुसलमानों को कोई कुछ कहेगा वो वक्फ बोर्ड ठीक है रफी साहब, नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। मधुमक्खी के छत्ते आपके पास सबूत है मुसलमान हत्या कर रहे हैं, आपके पास सबूत है मुसलमान हत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का। और ये ममता बनर्जी से रफी साहब बात सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल मेरा यह है कि बीते 1 से 2 सालों में पश्चिम बंगाल में ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक बेटी का बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटल रेप केस होता है, उसमें ममता बनर्जी को घेरा जाता है, एक बड़े नेता का नाम आता है ममता बनर्जी के, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कई महिलाओं के साथ उस नेता ने यौन शोषण किया होता है, उस टाइम सपोर्ट होता है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है और आप ममता बनर्जी को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्किस बानो का सारे केसेस में नहीं, पश्चिम बंगाल पर रहिए, पश्चिम बंगाल पर रहिए। हिंदुस्तान में रहेंगे ना, बिल्किस बानो का रेप हुआ था, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ कुछ? को उसके परिवार पश्चिम बंगाल में 1 से 2 सालों में जो हुआ, पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं है जवाब? पश्चिम बंगाल पर ठीक है, पश्चिम बंगाल पर जवाब है। पश्चिम बंगाल का भी जवाब वही है जो बिल्किस बानो का जवाब देंगे, वो पश्चिम बंगाल का भी जवाब आपके पास है? आपके पास बिल्किस बानो का जवाब है? आप मेरे से सवाल पूछ, आपसे भी, मीडिया से भी पूछूंगा, और ये जो बैठे हैं पैनलिस्ट बीजेपी का, उनके पास भी जवाब है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का, उसके परिवार के कातिलों का, उसके 7 महीने के बच्चे मतलब रफी साहब डिबेट में आकर के बिल्किस बानो का टॉपिक आज का टॉपिक नहीं है। मैंने बीते 1 से 2 सालों की घटनाओं का जिक्र किया। आप औरत की असमत तरीके की बात कर रही है। बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप एक को नीचे दिखाकर दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं। आप बिल्किस बानो के कातिलों को सलाम छोड़ते हो, सम्मान करते हो, उनकी सगाई माफ करते हो। कितनी बार इस टॉपिक पर डिबेट हो चुकी है, होती है ना डिबेट, लेकिन अभी लेटेस्ट जो टॉपिक है, अभी जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर रहिए। अभी मुद्दे से मत डिरेल होइए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए। सम्मान किया उनको, ठीक है, मुद्दे से डिरेल नहीं करेंगे। नितिशा जी, बीते 1 से 2 सालों में जो पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी है, उसमें एक बेटी का ब्रूटल रेप केस है, उससे पहले एक नेता जिसके ऊपर कई महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से यौन शोषण के आरोप लगे, वो मामला है। ताजा मामला वक्फ को लेकर के जो हिंसा फैल रही है वो है, जिसमें भी ममता बनर्जी के एक्टिव होने की खबरें मिल रही हैं। क्या इन सभी मामलों को दरकिनार किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि सब में केंद्र का हाथ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी राष्ट्र सरकार को वहाँ पर अपनी पूरी वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये दंगा फसाद राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये इतना हद होने वाली है
कि आप लोगों को संभलना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सरकार, वहाँ पे राष्ट्रपति सरकार शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सब करवा रही है। ठीक है, ये भी मुस्लिम है, सब मुस्लिम है, बहुत अच्छे हैं और दुनिया को मानवता को बचाने के लिए हम लोग चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, भड़का के आप अपना काम करवाते हो बस। ठीक है, मुझे ये समझना, आगे आ जाइए प्लीज। मुझे ये समझना है कि जो तस्वीर पोर्ट्रे की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों की बहुत हितैषी है, क्या वो वाकई सही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो आज भी कम पढ़ा लिखा है, बेचारा गरीबी में डूबा हुआ है, मजदूरी करके जिंदगी जीता है, लेकिन वोट सिर्फ मुसलमान के नाम पर चाहिए। देखिए, वहाँ जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकार को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो एक मुर्शिदाबाद को लेकर अभी आदेश आया, और वहाँ ये आदेश था कि भाई वहाँ केंद्रीय बल को डिप्लॉय किया जाए, ये तो वहाँ का शासन और प्रशासन का नज़रिया है। अगर कोई हाई कोर्ट सो मोटो लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह की अगर आदेश देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितनी भयावह स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आज की डेट में संदेश खाली से लेकर और तमाम तरह के उदाहरण, और जिसके ऊपर लगातार कोर्ट जो है खुद संज्ञान ले रहा है, और लगातार जो है ममता बनर्जी सरकार जो है कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। आप छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ किस प्रकार से जद्दोजहद कर रही है, किस तरह से वहाँ बहुसंख्यक लोगों को जो है अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, छात्राएं नहीं बच रही हैं, चीख पुकार उनकी किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, वहाँ पुलिस बेबस है। आप याद करिए कि वो आरजी कर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर वो जो प्रदर्शनकारी थे उनको तो मैं दंगाकारी मानता हूँ, दंगाई मानता हूँ, जिस तरह से वहाँ पुलिस बेबस थी। और आज भी जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल में कि पुलिस को मार मार के तो वो लोग लिटा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ आप साठ गांठ करके वहाँ सरकार बनाती हैं, और सरकार बनाने के बाद आज स्थिति आपने ये कर दी कि लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप ये देखिए, वो हृदय मैंने छाती फट जाती है जब वो एक हिंदू परिवार के अंदर वो घुसते हैं दंगाई, और जिस प्रकार से वो प्रेग्नेंट महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जान से मार देते हैं, बच्चे को मार देते हैं। ये क्या मतलब है? कोई हिंदू इस एक्ट को बनाया, इस देश का पार्लियामेंट ने बनाया, उस संसद के ऊपर सबका भरोसा है, बिल्कुल संविधान के ऊपर सबका बिल्कुल भरोसा बिल्कुल। है। और इसीलिए सवाल अब मैं विजय कौशिक जी से समझना चाह रही हूँ, इस पर जवाब। विजय जी, जब मामला कोर्ट पहुंच चुका और पहले से ही कई सारी पिटीशंस दाखिल हो चुकी थी, डेट भी मिल चुकी थी कि इस तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी, और सुनवाई शुरू भी हो गई, तो क्या इतना सब्र नहीं हो रहा था कि कोर्ट में, अदालत में सुनवाई शुरू हो जाए, कोर्ट की तरफ से भी क्या निर्णय आ रहा है या क्या बात हो रही है वो रुख जो है वो साफ हो जाए? वहां दंगे शुरू कर दिए, हिंसा शुरू कर दी, घरों को जलाना शुरू कर दिया, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर या तो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और वहाँ की सारी व्यवस्था केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले कर देनी चाहिए। और गोली का जवाब गोली होना चाहिए, पत्थर का जवाब पत्थर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें इसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की मिलीभगत नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जब ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो अपने राज्य में वक़्फ़ में जो अमेंडमेंट की गई है बिल में, इसको लागू नहीं होने देंगे, तो फिर वहाँ के मुसलमानों को क्या गर्मी चढ़ी हुई थी कि जो वो दंगे फसाद पर उतर आए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जानबूझकर ये दंगे करा रही है ताकि इसका फ़ायदा पूरे देश में भाजपा को मिले। आज पूरे देश के हिंदू के दिमाग में क्या बात आ चुकी है कि जो चीज़ पश्चिम बंगाल में दोहराई जा रही है वो पूरे देश में कभी भी दोहराई जा सकती है। तो भाजपा अपना फ़ायदा लेने के लिए वहाँ हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रही है, उसका हम विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ठीक है। और प्रमोद कुमार जी हमारे बीच में मौजूद है, एडवोकेट हैं। प्रमोद जी जरा आगे आइए, और मुझे ये समझना है क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा पश्चिम बंगाल में खड़ी हो गई है कि वाकई अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो वहाँ पे हुआ है दंगा, और वहाँ से मैक्सिमम हिंदू माइग्रेट किए वहाँ पे, ये एक दुखद घटना है। और इस तरह का हिंदुस्तान के ज़मीन पे
यदि कोई मजबूर हो जाता है पलायन होने के लिए, ये तो वही वाली घटना है जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जो है मार पीट कर करके बलात्कार करके भगाया गया था। लेकिन सबसे ताज्जुब बात वो नहीं है, सबसे ताज्जुब बात है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, वो खुद जो है वो मुस्लिम और खासकर आतंकवादियों या जो हिंसाग्रस्त जो वादी लोग हैं उसका साथ दे रही है। वो कह रही है कि आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दो, आप जाकर के दिल्ली जाओ, प्राइम मिनिस्टर के पास मिलो। इसका मतलब है कि वो जो दंगा भड़काने का भी काम है वो ममता बनर्जी के द्वारा दिया हुआ था, और एक तरह से वो खुलेआम भारत के संविधान को चुनौती दे रही है। वो खुलेआम जो भारत का लोकतांत्रिक देश है, जो एक संघ शासित प्रदेश है, जो भारत एक देश है, उसको एक प्रदेश की सरकार चैलेंज कर रही है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है एक संसदीय प्रणाली के तहत आता है और वो भारत के संविधान के प्रति उसने शपथ किया हुआ रहता है, और शपथ में उसने यही कसम खाया हुआ था कि हम अब इसकी गरिमा रखेंगे, भारत की गरिमा को करेंगे और इसकी संप्रभुता को बनाए हुए रखेंगे और किसी तरह का इसको टूटने से हम बचने देंगे। यदि ये आतंकवादी बातें यदि ये कर रही हैं खुलेआम, तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन के लिए जो है करें। और राष्ट्रपति शासन, चूंकि राष्ट्रपति शासन बना ही इसीलिए है कि खुदा न खास्ते कोई सरकार यदि संघ सरकार के विरुद्ध में या कोई भी जो है संविधान के विरुद्ध में कोई कार्य करता है या आपको लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा, ये 3-4 फैक्टर होता है, ऐसी स्थिति में आप जो है वहां पे आप लगा सकते हैं। ये भारत का संविधान पूरी तरह से इजाजत देता है उसमें कि राष्ट्रपति जो शासन है लगाने के लिए ये प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में ममता बनर्जी जो है वो तो समझिए आग उगल रही है, वो बिल्कुल प्रोवोक कर रही है कि आप किसी तरह से टच करो। एक्चुअली क्या है कि ये राष्ट्रपति शासन में भी यदि पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखेंगे तो वो जानबूझ करके वो प्रोवोक कर रही है मुसलमानों को, इसलिए कि यदि हम प्रोवोक करेंगे तो वहाँ पे 30% से ज़्यादा की आबादी है, हमको एक मुश्त वोट मिलेगा, और करीब 35% जब आ जाता है तो वो बैलेंसिंग वोट उसमें काम करता है। ठीक है, निपुण जी का मैं रुख करूंगी। ठीक है, निपुण जी का मैं रुख कर रही हूँ। निपुण जी, मामला कोर्ट पहुंच चुका है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट भी केंद्र सरकार से तीखे सवाल ही पूछ रहा है। कोर्ट हाथ पे हाथ धरा हुआ नहीं बैठा हुआ है। जब कोर्ट तीखे सवाल पूछ रहा है तो इस हिंसा की क्यों जरूरत है? देखिए, पहली तो बात है, हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो लोकतंत्र का वाद ही है कि संवाद से प्रक्रिया चलती है, वाद विवाद होगा, संवाद होगा। यहाँ पर आप हिंसा की बात करें तो हिंसा तो बांग्लादेश में है, हिंसा तो पाकिस्तान में है। तो बंगाल की हिंसा आपको नजर नहीं आई क्या? मैं वही बात कर रहा हूँ कि हिंसा में जो लोग मरे वो आपको नजर नहीं आए, घर जले वो आपको नजर नहीं आए, लोगों ने पलायन किया वो भी आपको नजर नहीं आया? मुझे तो नजर आ रहा है, मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर हिंसा हो रही है कि लोकतंत्र नहीं है। और जो बार-बार की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो किसी भी आधार पर आप कह दें कि केंद्र सरकार की गलती है। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अगर ये काम केंद्र सरकार कर देती है, प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, अगर केंद्र सरकार कह देती तो ये एनडीए गठबंधन कहता कि सारा का सारा केंद्र सरकार का करा धरा है। और फिर मैं कहता हूँ पूरे देश में तो आग नहीं लग रही, बंगाल में क्यों लग रही है? भाई अगर विरोध होना है वक्फ बोर्ड को लेकर, बिल को लेकर, तो पूरे देश में होना चाहिए था। और फिर आपकी न्यायपालिका है, जब न्यायपालिका उस पर एक्शन ले रही है, हमने कल की बहस सुनी न्यायपालिका की, आज भी सुनी, न्यायपालिका ने स्टे किया नहीं किया, 7 दिन का सरकार को टाइम दिया नहीं दिया, फिर आपको विपक्ष को टाइम दिया कि 5 दिन का टाइम आप लेना, 12 दिन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें वॉयलेंस की क्या जरूरत है? और फिर मैं कहता हूँ अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो सामाजिक न्याय के तहत किया जा रहा है, सोशल जस्टिस के तहत किया जा रहा है। पहला संविधान संशोधन जो नेहरू जी ने भी किया था वो भी तो सामाजिक न्याय था कि जो जमींदार थे, जिनके पास संपत्ति का सारा ठिकाना था, वो सारा बांटा था नेहरू जी ने। तो अगर आज ये सरकार कर रही है एक वर्ग के लिए, और जब वो वर्ग की बात करते हैं, जब हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष में लो आधार होता ही नहीं है। आधार क्या होता है? सोशल जस्टिस। तो अगर सरकार सोशल जस्टिस के माध्यम से गरीब मुस्लिम को वो संपत्ति बांटने का प्रयास कर रही है तो ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? और फिर इसमें हिंसा की, हमारी बात मानो आप, हम हिंसा करेंगे। तो ये आज जो कल कोर्ट में बात हुई, कल कोर्ट में यही तो बात हुई कि दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है किसका? सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम हिंसा करेंगे। ये वही मुझे शाहबानो केस याद आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बात और बताऊंगा कि अगर आज वक्फ बोर्ड को लेकर बात उठती है तो कल को हिंदू नहीं कहेंगे भाई हमारे भी बोर्ड आप बना के दो। अगर आप ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर चलेंगे व्यवस्थाएं, संपत्ति सब उसके आधार पर चलेगी, कल को हिंदू भी कहेंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो वही बात होगी जो सब चाह रहे हैं। तो बात है कि यूसीसी लाइए, यूसीसी के माध्यम से सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंपल बात है, सेकुलर स्टेट में
धर्म आधार नहीं होता, सेकुलर स्टेट में केवल आधार होता है सामाजिक न्याय। नवीन दुबे जी, ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाली है। इससे पहले हिंदू मुसलमान को लेकर के जो तस्वीरें देश में वक्त वक्त पर आई हैं, उसने हिंदुओं का भी नुकसान किया है और मुसलमानों का भी नुकसान किया है। दिल्ली दंगे ना आप भूले होंगे ना मैं भूली हूँ, उसमें हिंदू और मुसलमान बराबर से नुकसान हुआ था। लोगों के खून बहे थे, कई लोग मिले नहीं आज तक, वो जख्म आज भी ताजा है। और वही तस्वीर हमें पश्चिम बंगाल से नजर आ रही है। साजिया जी, मैं एक शेर से बात शुरू करूंगा। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इनको जो लड़ाता है वो हैवान बुरा है। सबसे बड़ी चीज आज की वर्तमान परिस्थिति में, अभी सारे पूर्व वक्ता बोल रहे बंगाल, अरे भाई मणिपुर पे आपको सांप सूंघ जाता है, बोलती बंद हो जाती, जवान पे चेन लग जाती है। बता दें 5 चीजें महेश वर्मा जी कि आपने 5 काम ऐसे किए हैं इस देश के अंदर जिसमें गरीब का उत्थान हुआ हो, आम जनमानस का उत्थान हुआ हो। ये तमाम लोग जो यहाँ बेरोजगार खड़े हैं, मैं समझता हूँ कई लोग अपने बायोडाटा लेके केवल इसलिए आए होंगे कि शायद दिल्ली में रोजगार मिल जाएगा। आपने 370 हटाई, मैं बता रहा हूँ, उसका कौन सा नागरिक है जिसने वहां जाके फैक्ट्रियां लगा ली और कौन से वहां उद्योग स्थापित कर लिए? जनता अपने आप आएगी रहने के लिए, सुरक्षित वातावरण तो दीजिए। आप खुद डर रहे हैं वहां जाने से, वो बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देश के अंदर आपको जो बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए। विश्व के अंदर 199 देशों में 148 नंबर पर आपके देश का पासपोर्ट पहुंच गया। आप हिंदू मुसलमान में लगे हुए यार, अजब तमाशा चल रहा भाई देश के अंदर। भाई और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं देश की जनता का। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोलना चाहती है, जनता को सुन लेते हैं। तमाम मुद्दों पर आकर जनता का क्या रुख है, जो बोलना चाहते हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा कर लें ताकि हम आ सके उनके पास। आप क्या बोलना चाहते हैं? वो ये बता दे कौन कौन से पॉइंट्स है, किस और क्या मेजर उसमें फॉल्ट था, क्या उससे हानि लाभ था, क्यों मतलब क्यों रिक्वायरमेंट आई कि इसको अमेंड किया जाए। ठीक है, हम बीजेपी के जो लीडर है उनसे ही जवाब ले लेंगे। बाकी और कौन बोलना चाहता है यहाँ पर से, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं उसका वो भी बताऊँगा कि उसका शब्दार्थ क्या है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ मतलब ही लोगों ने फ़र्क डाल रखा है थाली में, वरना क्या फ़र्क है ईद और दिवाली में। इसका शब्दार्थ मैं यहाँ ये करना चाहूँगा कि देखो, कुछ लोग हैं उपद्रवी, आप समाज से उनको निकालो। किसी हिंदू मुस्लिम को कोई आप ऐसे टॉर्चर मत करो। जो आपका सरकार के प्रति ड्यूटी बनती है आप उसको निभाओ ना। इन सब चीज़ों पे चर्चा करके, राजनीति करके अपना समय, हमारा समय, और हमें जो न्याय नहीं मिल पा रहा हमारी बहन बेटियों को, उस पर ध्यान दो ना। क्यों कागजी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हो? आप उस पर चेक करो कौन कितना गुनहगार है। गलत तो नहीं कह रहा क्या मैं मैम? बिल्कुल बोलना चाह रहा है, जी बताइए। इनसे ये पूछो कि पहले कितने एम्स थे 63 साल के कांग्रेस के राज में, कितने IIT कॉलेज थे, आप सबको सब पता है। तो एक एम्स दिल्ली में था या एक और कांग्रेस ने 63 साल में पैदा किया। आज जो है का कितने एम्स हैं, इन्हें अच्छी तरह 18 के करीब एम्स खोल दिया, IIT खोल दिए, 22 के करीब IIT हो गए। मेडिकल सीट मात्र 50,000 थी इनके समय में, आज 1 लाख से भी अधिक MBBS की सीट हो गई है। तुमसे 20 गुना काम किया है, 20 गुना कांग्रेस से। और क्या काम चाहते हो? देश की सुरक्षा में चार चांद लगा दिए। तुम्हारे सामने यहाँ बम विस्फोट होते रहते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आतंकवादी सरेआम यहाँ हत्याएं करते थे और तुम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 293 लोगों की मुंबई में हत्या हुई, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम बोलने लायक ही नहीं हो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बीजेपी से जवाब लेंगे। एक सवाल वहां से आ रही हूँ, एक सवाल वहां से उठा था कि आखिर क्या जरूरत थी इस बिल में बदलाव लाने की, ये इस कानून में बदलाव लाने की, ये सवाल था। तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इस बिल को 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट के नाते जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी मूल भावना ये थी कि इसका कुशल प्रबंधन के तहत इस एक्ट को लाया गया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1995 तक इसमें गैर मुस्लिम सदस्य के तौर पे लोगों को इंडक्ट किया जाता रहा। उसके बाद 1995 के बाद जो है लगातार इसमें संशोधन किया गया। 2013 में एक ऐसा संशोधन किया गया कि इस देश पर तालिबान लाद दिया गया, संविधान की जगह तालिबान लादा गया और तार कर दिया गया सारी व्यवस्था को। 2013 में कानून ये बना दिया गया कि आपके और मेरे घर पे सिर्फ वक्फ बोर्ड एक नोटिस चस्पा कर दे और उसी के बेसिस पे आपको कोई अधिकार नहीं होगा, कहीं आपकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, उस नोटिस को कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। एक उनका ट्रिब्यूनल होता था जहां पे आप जाइएगा, ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि भाई आपने रूल रेगुलेशन के तहत जो है ये नोटिस दिया है या नहीं दिया है। उसके अलावा ट्रिब्यूनल के पास कोई राइट नहीं था। ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उस आदेश का अपील भी आप कहीं नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये है
कि जिस देश में इस तरह का तालिबानी कानून होगा, अगर उस कानून में सुधार हो और कौन आप गलत ये लोग वो लोग हमने तो आपको भी उतना ही टाइम दिया, हमने तो आपको भी उतना ही टाइम दिया। गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? अरे ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। आप सलाम झूठ बोल रहे हो। आप डिबेट में गुंडागर्दी करेंगे क्या? आप माफियागिरी करते हैं क्या? आप अपराधी हैं क्या? आप वक्त के आड़ में क्या करेंगे? आप वक्त के आड़ में यहाँ गुंडागर्दी करने आए हैं? अरे नहीं, वक्त के आड़ में गुंडागर्दी करेंगे? नहीं, अपराधी हैं। नहीं, क्या है? हर झूठ में अरे क्या है? आप देखिए, कोर्ट ने अपराधियों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? कोर्ट ने अरे अपराधी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? किरण रिजिजू ने क्या कहा? नाम पर आप गुंडागर्दी करेंगे क्या? किरण रिजिजू ने कल कहा क्या कहा? कोर्ट हमारी मानेगी। इधर आइए, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुसलमान के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस्लाम के नाम पर किरण रिजिजू ने कल साफ कहा। किरण रिजिजू ने कल कहा, आज के अखबारों में है। अरे रुकिए यार। और मैं सीधा रुक कर रही हूँ विजय कौशिक जी का। विजय कौशिक जी, जनता में से एक शख्स ने आपसे सवाल पूछा था कि 70 सालों के भीतर कांग्रेस ने क्या किया, कितने एम्स दिए, कितनी अच्छी ऐसी जगह बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, क्या कुछ किया? जनता जानना चाहती है, जरा शॉर्ट में बता दीजिए। 70 साल में 49 साल कांग्रेस का शासन रहा है, और हमने अगर काम ना किए होते ना तो ये जनता बार बार हमें चुनकर इस देश की सत्ता में ना भेजती। और जहाँ तक वर्तमान की बात है, ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर मुद्दा चल रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आपके दंगे फसाद से वक्फ बिल में अमेंडमेंट दोबारा से हो जाएगी? नहीं होगी। देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, और हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी जायज मांगे। आप मुसलमानों को तकरीर दे रहे हैं, आप उन नेताओं को तकरीर क्यों नहीं देते हैं जिनसे आप गठबंधन करते हैं? ममता बनर्जी से आपका गठबंधन रहता है, उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि वो लोगों को क्यों उकसा रही हैं? मैंने पहले ही कहा है, ये काम केंद्र सरकार का है कि अगर ममता बनर्जी, राज्य सरकार का काम क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बदमाशी कर रही है, हिंदुओं पर हमले करा रही है, तो तुरंत उसे बर्खास्त किया जाए। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। अब धर्म मोदी जी का है कि वो तुरंत बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें, अर्धसैनिक बलों के हवाले वहाँ पर पश्चिम बंगाल को करें, और जो वहाँ पर बाहरी मुसलमान घुसकर अराजकता फैला रहे हैं उनको देश से बाहर भगाएं। जरूरी बात है। देखिए, जो अभी विजय कौशिक ने भी औकाफ के बारे में कहा, कांग्रेस का क्या रुख है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का रुख, माफ करना विजय जी, आपका रुख उसी कांग्रेस से मैं भी बिलोंग करता हूँ, उसी से आप भी बिलोंग करते हैं, कि जो आपका रुख है वो कांग्रेस का रुख नहीं है। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि जो गुंडागर्दी करी है, जो देश के साथ ये जो असामाजिकता करी है बिल के साथ, उसका बिल्कुल विरोध करेंगे और उसमें तरमीम की कोशिश है। जब सरकार आएगी तब बदलेंगे। और अभी पहले सुनिए विजय जी, बिल्कुल आदर नहीं, दंगे फसाद का कांग्रेस समर्थन नहीं करती और दंगे फसाद का मुसलमान भी समर्थन नहीं करते। सुनिए पहले, आप सुनिए, डिलेर हो जाएंगे। अरे डिलेर हो जाएंगे, नहीं डिलेर नहीं, एक सेकंड रफी साहब, नहीं करती कांग्रेस पार्टी, क्या करती है वो अलग बात है। अब ये बताइए कि जो मुसलमानों की वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उस पर कोई जवाब है? अगर पलायन करना पड़ा है, गलत किया, तो ममता बनर्जी की सरकार है, उससे जवाब मांगिए। और आर्टिकल 356 का इस्तेमाल, आप बाकी सब पर वकालत करते रहेंगे, तकरीरें देते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों पर सवाल उठ जाए तो आप कहेंगे कि ममता बनर्जी से पूछने जाए। सुनिए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? और दूसरा, कोर्ट ने कल साफ कहा है, जो कमियां बताई है, कोर्ट ने खुद कहा है इस चीज को। किरण रिजिजू कोर्ट को धमका नहीं रहे थे। किरण रिजिजू ने कल क्या कहा कि न्यायपालिका हमारे बीच में दखल दे रही है, कल को हम भी दखल देंगे तो जवाब उल्टा होगा। भाजपा की तरफ से सीधी धमकी नहीं है न्यायपालिका को। जो किरण रिजिजू, देश का संसदीय कार्य मंत्री और देश का जिम्मेदार मंत्री, वक्फ का मंत्री, वो ये कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में, सरकार के मामलों में दखल दे रही है, तो कल को हम भी दखल देंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। सीधी धमकी न्यायपालिका को किरण रिजिजू ने कहा है ना, तो वो क्या इंसान नहीं है? न्यायपालिका शाजिया, पहले जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ उसमें कहा गया भाई कोई डीएम, कोई एसएसपी, कोई पुलिस वाला, एक भी अधिकारी किसी मुसलमान वक्फ बोर्ड वाले से ये भी नहीं पूछ सकता ये संपत्ति तुमने क्या कर ली, कैसे थी, किसी ने कब्जा ली या नहीं कब्जा ली, नहीं पूछ सकते। तब इन्होंने बजाई तालियां, वाह वाह क्या संशोधन आया है, बहुत बढ़िया संशोधन आया। अब अगर संशोधन होके आता है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की जो किसी ने वक्फ की थी, जो किसी ने दान दी थी, उससे रफी जी आप भी बोलते रहेंगे, माइक आप आगे लगा के छोड़ दो, किसी और को बोलने देंगे आप? अब
अगर सरकार कह रही है जो वक्फ की गई थी वो गरीब मुस्लिमों के हित में की गई थी, अब उन तक पहुंचाया जाएगा। जो पिछली पंक्ति का मुसलमान था उस तक सुविधाएं पहुंचेंगी तो छाती पीट रहे, क्योंकि ओवैसी जी ने भी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। इनके मोटे पेट और बड़ी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके पेट में सिर्फ इस बात का दर्द है, बाकी इन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। निपुण जी, इनका परिवार क्यों नहीं बैठता सड़कों पे आके, क्यों गरीब मुसलमान को बाहर बुलाते? और जब ममता बनर्जी कह रही है मेरे राज्य में लागू ही नहीं होगा, तो जब लागू ही नहीं होगा तो मुसलमान सड़क पे क्यों है? इसका जवाब दो। अभी बात की गई उत्तर प्रदेश की कि योगी जी के आने के बाद ये हो रहा है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश में औरतों का निकलना दुश्वार था, चेन स्नैचिंग छेड़ा जाता था औरतों को, लेकिन जब से योगी जी आए ये सब नहीं हो रहा। नोएडा में आज हम लोग सेफ है, पहले हम लोग नोएडा में सेफ नहीं थे। ये गलत जवाब दिया है आपने। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, वहाँ पे जो औरतों के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, यहाँ पे हम ये सब बातें नहीं करने आए हैं। आप उन औरतों की बात करिए जिनको रेप हो रहा है, जिनको छेड़ा जा रहा है, जिनको हिंदुओं को वहाँ से हटाना पड़ा। आप गलत बात कर रहे हैं। आपने सवाल किया कितने एम्स बने, कितने IIT बने, मैं बताता हूँ। 550 5 स्टार भाजपा कार्यालय बने, 400 करोड़ का RSS का मुख्यालय बना नागपुर में, 150 करोड़ का यहाँ दिल्ली में केशव भवन बना, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले इतिहास में कभी नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी का खुला भ्रष्टाचार है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है निपुण जी, देखिए, अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि जो गैर मुस्लिम यानी कि DM SDM वो मुस्लिम होने चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि क्या प्रशासनिक अधिकारी भी धर्म देखकर बनाए जाएंगे? कल को कहा जाएगा कि कोर्ट के अंदर भी जो जज होने चाहिए वो भी आपके मुस्लिम होने चाहिए, ऐसे तो न्याय नहीं होगा। और देखिए, इस कानून में जो नया बना है उसका एक मेन बात ये है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को साबित करता है। वो क्या कहता है कि अगर कोई विवाद है तो दोनों पक्षों की सुनी जानी चाहिए। पहले क्या था कि एक पक्ष की सुनकर कार्रवाई हो जाती थी, अब नए कानून में ये चीज बदली है और ये सबसे बड़ी बात है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात। और जो भाई साहब बात कह रहे थे यूपी के अंदर, आप यूपी में आज किसी समय जाइए, आपको जाने के बाद किसी तरह की सुरक्षा की भावना वहाँ पर नहीं होगी। और देखिए, असुर प्रवृत्तियां हर जगह हर समाज में है। बात है कि कानून का डंडा उस पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कानून का भय या नहीं है। तो मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो कानून का भय नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, कोर्ट में मामला चल रहा है। एक जमाना था जब मामला कोर्ट में जाता था तो लोग शांति से खामोशी से बैठ जाते थे कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट तो सही डिसीजन ही लेगी, किसी भी शख्स को नाजायज सजा नहीं दी जाएगी, कुछ ऐसा मान के हमेशा से चला जाता रहा है। अभी अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि मामला कोर्ट में है, सुनवाई भी शुरू हो गई है, कई सारी पिटीशंस भी दाखिल की गई है, उन्हीं पर सुनवाई हो रही है, तीखे सवाल भी कर रही है सरकार से कोर्ट। लेकिन बावजूद इसके बाहर इतनी ज्यादा गर्मी नजर आ रही है, लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, क्यों? देखिए मैडम, ये इतिहास रहा है, खास करके जितने भी मुसलमान कम्युनिटी हैं, आप इधर देखिए बांग्लादेश में अभी सुप्रीम कोर्ट के वहाँ जजों को वहाँ पे अटैक किया गया था। पाकिस्तान में देख लीजिए, और भी कई कंट्री में देखिएगा, क्योंकि उनका एक कोई भी अपनी मुद्दा रखने के लिए होता है कि आप हिंसा करो और कत्लेआम करो और बुरी तरह से करो, इस तरह से बर्बरता से करो ताकि वहाँ दहशत फैलाओ। ये मेंटेलिटी को खत्म करना होगा। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद वाले इश्यूज पे किया, अयोध्या मंदिर को उसने एस्टेब्लिश किया, इसमें आपके मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, ओवैसी जैसे लोग आज भी कहते हैं कि मैं उसको अयोध्या मंदिर नहीं मानता। इसका मतलब है कि आप भारत संविधान को खुलेआम विरोध कर रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, भारत की नमक खा रहे हैं और भारत की जो है आप संविधान को नहीं मानते हैं। एक तरह से आप साफ कहते हैं। अभी कोई एक और नेता था समाजवादी पार्टी का, उसने साफ कहा कि जी हमारे हाथ में पहले सरिया कानून है, उसके बाद संविधान है, दिल में सरिया है और हाथ में संविधान है। तो ये मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आज कानून की आवाज है, समाज का आवाज है कि एक दिन दिल में शरिया है, मुसलमानों के विरोध में, दिल में शरिया है, हाथ में संविधान है, इसको विरोध करेंगे। दिल में शरिया है, हाथ में संविधान है, से आपका क्या औचित्य है? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सरिया हमारे दिल में, पहले हम सरिया को मानेंगे और संविधान जो हमें अच्छा लगेगा, जो कहता है ना मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यदि संविधान गलत होगा तो हम उसको फेंक देंगे,
यदि संविधान शरिया के अनुकूल हमारे हिसाब से होगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ये मेंटेलिटी, ये दोगलेपन, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप देखिए किसी भी कंट्री, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड का जितने भी मुस्लिम कंट्री है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, या चाहे आप देखिए किर्गिस्तान हो, जितने भी है, ये लोग आपस में, अफगानिस्तान में देखिए, तुर्कमेनिस्तान में देखिए, ये आपस में लड़ते हैं, कटते मिलते हैं, कभी जो है शिया और सुन्नी का झगड़ा करते हैं, कभी, क्योंकि इनकी आदत, इनकी खून में, इनकी जेहन में बस गया है कि एक दूसरे को जो है आप शांति से रहो नहीं, ये आपस में कत्लेआम करके। नहीं तो अभी कौन सा मुसलमान एक दूसरे पर चढ़ा जा रहा है? अभी तो वक्फ का मुद्दा चल रहा है, आप चले गए अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान। मत भूलिए जब दिल्ली एक जमाने में बसी थी, देश बसा था, तो उस जमाने में लोगों ने अपने अनुसार जमीनें चूज कर ली थी, एक तरह से कब्जा ही किया गया था। ठीक है, आपके ज्ञान का वर्धन कर देता हूँ मैं, आपका ज्ञान बढ़ा देता हूँ, कुछ जानकारियाँ नहीं है। शादिया देखिए, वकील साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। पहली बात तो ये है वकील साहब ने जो कहा ना, संविधान की बात करी, अरे तो इनसे चुप करिए ना, चुप करिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे वकील साहब कह रहे हैं, पहली बात तो है कि मुसलमानों के पास या गैर मुस्लिमों के पास वक्त की जमीन नहीं है। मैं दिखा देता हूँ ऐसी 50 जगह है जहाँ पे गैर मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है औकाफ की जमीन पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे ये अभी वकील साहब कह रहे हैं वक्फ के बारे में, संविधान के बारे में, मुसलमान अच्छा लेंगे, कड़वा थूक देंगे। देखिए, संविधान औकाफ का जो है ना वक्फ बोर्ड, वो संविधान के दायरे में ही बना है और उसकी बॉडी सरकार के दायरे में आती है। कोई मुसलमान अपने आप ही वक्फ बोर्ड बनाता है, आपको भी पता है, सरकार का दखल है उसमें। एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका चेयरमैन आमतौर पे, और जो वक्फ कमिश्नर होता है वो डीएम ऑफिसर, डीएम और कलेक्टर के पद का होता है, मुसलमान होता है। ये क्या कहते हैं कि मुसलमान संविधान को नहीं मानते। औकाफ में जो फैसला हो रहा है, अब मुसलमान उसको क्यों मानेंगे कि आप बहुमत के दम पर चेंज करोगे, संविधान को चेंज करोगे, वक्फ बोर्ड पे कब्जा करोगे, संविधान का नाम लेके उसे मान लेंगे हम। बिल्कुल। और एक बार फिर से जनता का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत कुछ बोलना चाहती है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, वक्फ बोर्ड पर ही संविधान ने आर्टिकल 32 दिया है कि आर्टिकल 32 के अनुसार आप कोर्ट में जा सकते हो। कांग्रेस ने आर्टिकल 32 का भी सीधा उल्लंघन किया, आप जा ही नहीं सकते वक्फ को चैलेंज देने के लिए। और दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी कमी क्या की है कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते। और ज़मीन का माल पैदाइश नुमाइश कौन करता है? एडीएम साहब करते हैं या डीएम साहब करते हैं, उन्हीं की देखरेख में सारा काम किया जाता है। तो किसे देते हैं और किसको ज़मीन का वो देते। और दूसरी बात इनकी ये है कि इन्होंने इतने अपने घोटाले किए कांग्रेस ने, इसने कि सारी मर्यादा ही पार कर दी और फिर दूसरे को वो देते। किसानों के लिए 6000 रुपया हर साल जो कि मोदी सरकार देती है, तुमने 1 रुपया नहीं दिया कभी भी। आज जो किसान के लिए उपज की सरकार घोषित कर दिया, वो खरीदा जाता है। पहले अगर 1200 रुपये कुंटल करते थे तो 800 रुपये ही किसान को अपना जो पैदावार थी वो बेचनी पड़ती थी। तुम्हारे समय में किसानों की दुर्गति थी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे ये बोलना है, जो आर्टिकल 40 ये कहता है, अगर आप आज न्यूज यहाँ एंकर में चले आए, कल आपको जमीन को कोई पीठ पीछे वो जमीन को बफ करेगा, वो बफ माना जाएगा क्या? कभी पहले अगर जो जमीन बफ हुआ है उसकी कागज तो होगा ना, जो फला ये आदमी अब्दुल ने बफ करके जमीन को गया है, कितना बफ के उसके कागज तो होगा। सरकार यही कह रहा है, अपने बफ कागज दिखाओ। आपने बोले यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट बफ के जमीन में है। इलाहाबाद देखिए, सुनिए, ये गलत है, ये लोकतंत्र का ये बोलने जनता के पॉइंट पर रहिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाने पड़ा, जो बफ जमीन घोषित कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट को बफ घोषित कर दिया, पार्लियामेंट को बफ घोषित कर दिया। आप ये चाहते हो, जो देश में मुगल था तो मुगल की जो जमीन है, मुगल के जमाने की जमीन है, वो बफ का हो जाएगा? कैसे हो गया? किसने बफ किया है जमीन को? बफ की बात ये है, आप इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराते हो, सब कुछ सरकार से सुविधा लेते हो। हमारे कर्नाटक के अंदर में 445 करोड़ रुपया लेकर के, मंदिर के चंदा लेकर के वक्फ बोर्ड में खर्चा करते हो, तो वक्फ बोर्ड के पैसा कहाँ गया? 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो 1200-1300 करोड़ रुपया आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? किसमें खर्चा हो रहा है? कितनी हॉस्पिटल बनाया, कितनी यूनिवर्सिटी बनाया, कितनी कॉलेज बनाया, कितनी मुसलमानों को सुविधा मिला मूलभूत। आज बंगाल में देख लो हालात, आज बंगाल के अंदर में वक्फ बोर्ड के नाम पर आप धरना प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए,
वो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आप किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट नहीं सकते हो, किसी घर में आग नहीं लगा सकते हो, किसी को मकान नहीं लूट सकते हो, किसी को और इसी प्रकार से लोगों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है इस समय, खास करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को लेकर के। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैडम, पहले तो मेरा ये सवाल है कि वक्फ बोर्ड अभी जब से ये बिल आया है तभी से सबको वक्फ बोर्ड समझ में आ रहा है। इससे पहले कोई जानता नहीं था वक्फ बोर्ड है क्या, इसमें होता क्या है। जब से आई तब से जानता कहाँ, अभी तो ये वक्फ बोर्ड सब लोग चिल्लाने लगे, नहीं तो कोई जान नहीं रहा था वक्फ बोर्ड है क्या। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। पास हो गया है, आगे भी हो जाएगा। आप इसको एक्सेप्ट करिए कि वक्फ बोर्ड कोई जानता नहीं था है क्या। अभी सब लोग जानने लगे क्योंकि वहां से बोला गया तो सब लोग जानने लगे हैं। है क्या वक्फ बोर्ड, पूछ लीजिए क्या है वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो ये तस्वीर है कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, कानून को लेकर के, ये सब कुछ आपके सामने है। इस बीच में आपको बता दूं कि अभी भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट का निर्णय नहीं आया है। तो इंतजार करना चाहिए, बजाय इसके कि हिंसा फैलाए। हिंसा कोई भी फैला रहा हो उसको सोचना समझना चाहिए कि मामला कोर्ट में है, अपने विवेक का इस्तेमाल करे और कोर्ट पर विश्वास रखे क्योंकि मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। इसी के साथ आज के लिए, फिलहाल के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।